हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में आपने ये डिस्कस किया था जब एसी प्योर रेजिस्टर से फ्लो होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है, और जब एसी इंडक्टर से पास होता है तो करंट 90 डिग्री पीछे चलता है वोल्टेज से, और जब एसी कैपेसिटर से पास होता था तो आपने देखा था कि करंट 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज से। ये बात आपने देखी थी लास्ट क्लासेज में। आज हम ऐसे सर्किट्स की बात करेंगे जिसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ होगा, इंडक्टर भी लगा हुआ होगा, रेजिस्टर भी लगा हुआ होगा, कैपेसिटर भी लगा हुआ होगा। ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे आरएल सर्किट। आरएल सर्किट वो होगा जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हो, और आरसी सर्किट वो होगा जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर कनेक्टेड हो, और आरएलसी सर्किट वो होगा जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हो। क्लियर है? तो फर्स्टली हम पढ़ने जा रहे हैं आरएल सीरीज सर्किट या फिर एलआर सीरीज सर्किट। एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब रेजिस्टर कनेक्टेड हो, और किस में कनेक्टेड हो? सीरीज में है। हमें जो स्टडी करनी है आरएल सीरीज सर्किट की करनी है, पैरेलल की स्टडी अपने है नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं आरएल सीरीज सर्किट की। आरएल सीरीज सर्किट बनाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास में एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो R, और एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस क्या हो L, वो कनेक्टेड है किसमें? सीरीज में। साथ साथ आप नोट भी करते जाइए, कंसिडर ए रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R and inductor having inductance L are connected in series with an AC voltage source। क्या नोट किया है? Consider a resistor having resistance R and inductor having inductance L are connected in series with an AC voltage source as shown in circuit diagram। ये ऐसे बना लीजिए, लिख लिया आपने। Consider a resistor having resistance R and inductor having inductance L are connected in series with an AC voltage source as shown in circuit diagram। और ये इसकी इक्वेशन है वो भी मान लीजिए, ये आप क्या V M sin ओमेगा t। ये बात क्लियर है? अब देखो, आपको ये पता है कि जब इससे करंट फ्लो होगा तो यहाँ क्या आएगा? एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और उस VR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं नाम दे देता हूं क्या? VR, है ना? ये यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप को मैंने नाम दे दिया VR, और यहाँ जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसको मैंने नाम दे दिया क्या? VL। ये बात क्लियर है? यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप को मैंने नाम दे दिया VR, और यहाँ के वोल्टेज को मैंने नाम दे दिया VL। अब देखो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था V इज इक्वल्स टू I इंटू जेड। प्योर रेजिस्टर के लिए Z की वैल्यू क्या बताई थी? रेजिस्टर के लिए वोल्टेज का Z की जो वैल्यू थी वो क्या बताई थी? R बताई थी। तो हम VR को क्या लिख सकते हैं? यदि लिखना चाहे आगे तो लिख सकते हैं I इंटू R, और इसी तरह से हम VL को क्या लिख सकते हैं? VL को लिख सकते हैं, यही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। VR को क्या लिख देता हूं? I इंटू R। क्लियर? अब देखिए, इसी तरह से VL को, VL किसके अक्रॉस वोल्टेज है? इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे हम तो करंट तो दोनों में सेम है, और इंडक्टर के इंपीडेंस को क्या बोला जाता? XL। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? I इंटू XL। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, I इंटू XL लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, करंट दोनों में क्या होगा? सेम होगा। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? यहाँ ये कह सकते हैं कि रेजिस्टर में ये भी बताया था, रेजिस्टर में आपने देखा था ये यदि करंट है, फ्लो होने वाला करंट,
और करंट के साथ में वोल्टेज, रेजिस्टर का वोल्टेज कितना एंगल बनाता था, 0 एंगल बनाता था। यानी करंट इधर है तो वोल्टेज और करंट दोनों ही, कौन सा वोल्टेज, रेजिस्टर वाला वोल्टेज, दोनों ही किस में होते थे, सेम फेज में होते थे। और यहां आपको पता है करंट और वोल्टेज में आप ये ध्यान है कि करंट यदि ये है तो इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलता था। आगे चलता तो इधर बनाते, पीछे चल रहा है तो इधर नीचे की ओर। ये वोल्टेज था इंडक्टर का और ये था करंट। करंट और वोल्टेज में कितना एंगल था, π/2 का फेज डिफरेंस था। कौन पीछे चल रहा था, इंडक्टर का वोल्टेज पीछे चल रहा था। ये V वोल्टेज है और किसका, इंडक्टर का वोल्टेज। ये मैंने यही दिखा दिया। अब देखो आपने ये तो नोट कर ही लिया, कंसिडर ए रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC वोल्टेज सोर्स एज शोन इन सर्किट डायग्राम। ये बात नोट करने के बाद में आप ये सर्किट बनाएंगे और सर्किट बनाने के बाद में देखो आप क्या लिखेंगे, लेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज VR, लेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है, VR है, एंड वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, VL। ये बात क्लियर है। अब ये VR है यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज कितना है, VL है। अब करंट दोनों में क्या है, सेम है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, वो क्या होगा, सीरीज में सेम होगा। अब देखो हम क्या कहें कि द फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, VR के बीच में, VR एंड दूसरा वोल्टेज कौन सा है, VR एंड करंट बताऊं, VR और करंट में कितना है, इज 0, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन VL और R के बीच में कितना है, VL और I के बीच में, करंट के बीच में 90 है। फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड I इज 90 डिग्री। और 90 कौन पीछे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। इसमें आपने उल्टा लिख दिया, कौन पीछे चलेगा, तो यहां पे करंट, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, इसमें यहां कौन चलेगा, वोल्टेज, ये VL वोल्टेज आगे चलता है और करंट यहां पे क्या चलता है, पीछे चलता है, ऐसे। अब देखो 90 डिग्री है, ये बात क्लियर है। अब हम ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री है तो कौन, फुल स्टॉप लगा करके ये कह दीजिए कि करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग, ये लैग कर रहा है, लैग करने का मतलब पीछे चल रहा है फ्रॉम द वोल्टेज, कितने एंगल, 90 डिग्री एंगल पीछे चल रहा है। अब देखो यहां पर ये बात आती है कि ये सब हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद में हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ का वोल्टेज VR है, यहाँ का वोल्टेज VL है, तो दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, VRL। तो हम साथ में मान लेते हैं, लेट रिजल्टेंट वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज कहो या इफेक्टिव वोल्टेज कहो, रिजल्टेंट वोल्टेज इज VRL। ये तो सिर्फ VR का वोल्टेज है और ये VRL का वोल्टेज है। RL सर्किट का जो इफेक्टिव वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज आपने क्या मान लिया, VRL मान लिया। ये बात क्लियर है। अब देखो हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं।
डायग्राम में इस तरह से बना लेते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे क्या दिखा लें, करंट दिखा लें। करंट दोनों में क्या है, सेम है, ये करंट है। और करंट के साथ में जो हमें दो वोल्टेज दिखाने हैं, एक रेजिस्टर का वोल्टेज और दूसरा इंडक्टर का वोल्टेज। करंट के साथ में रेजिस्टर का वोल्टेज है वो कितने एंगल पे चल रहा है, 0 एंगल पे। यानी यहां हमने करंट बनाया है तो रेजिस्टर का वोल्टेज कौन सी लाइन पे बनाएंगे, इसी लाइन पे बनाएंगे। यानी रेजिस्टर का वोल्टेज आ जाएगा इसी लाइन पे, ये आ गया VR। ये क्लियर है। यानी I वाली लाइन पे ही क्या बना दिया हमने, VR बना दिया। यानी करंट के साथ में रेजिस्टर का वोल्टेज कितना एंगल बनाता है, ये एंगल कितना है, 0 डिग्री है। यानी यहाँ जो फेज है वो कितना था, 0 डिग्री। ये VR आ गया। VR और I में फेज डिफरेंस कितना है, 0। अब VL देखो, इस लाइन पे आपने I मान रखा है तो VL इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा, 90, यानी π/2। 90 का मतलब 90 वोल्टेज करंट से क्या चलता, आगे। करंट पीछे चलता है और वोल्टेज आगे चलता है। तो करंट तो आपने ऑलरेडी बना रखा है, आपको क्या बनाना है, वोल्टेज बनाना है। और वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे और वोल्टेज आगे। तो वोल्टेज को आगे 90 दिखाओगे इधर, भाई वोल्टेज करंट यहाँ है और वोल्टेज 90 आगे है तो इधर दिखाओगे। तो ये आपने बना लिया क्या, वोल्टेज बना लिया ये यहाँ पे। ये वोल्टेज को नाम दे दिया आपने क्या, ये जो वोल्टेज है वो आपका है VL। ये जो देख रहे हैं वो वोल्टेज क्या है आपका, VL। ये बात क्लियर है। अब देखो VL वोल्टेज है और ये VR वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। VR और VL के बीच एंगल कितना है, 90 है। ये बात क्लियर होगी। अब हमें इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, वो कितना है, VRL है। तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करें, हालांकि वोल्टेज कैसी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसको बीच में एंगल होने के कारण एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ इसके पैरेलल में यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, VR को। और इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी किसको, VL को। तो ये VL है और ये क्या है, VR है। और इसका जो रिजल्टेंट है वो कहां से जाएगा, ये जो लाइन है ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये मैं एरो बना देता हूं इधर, ये एरो यूं बनाया है, ये क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ये। अब देखो यहां पे इस रिजल्टेंट वोल्टेज को मैं नाम दे देता हूं क्या, VRL। VRL क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो एंगल है, ये देखो रिजल्टेंट वोल्टेज का करंट के साथ में एंगल है, ये फाई है। रिजल्टेंट वोल्टेज ये है और इसका करंट के साथ में जो एंगल है वो कितना है, फाई है। तो ये आपका हो गया कौन सा डायग्राम, वेक्टर डायग्राम ऑफ RL सर्किट। वेक्टर डायग्राम हो गया किसका, RL सर्किट का। अब देखो हम बात करते हैं कौन से डायग्राम की, इंपीडेंस डायग्राम की। इंपीडेंस डायग्राम बताने के लिए देखो यहां पर ये क्या था, VR जा रहा था ना, यहाँ पे VR था तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, VR क्या होता है, IR। तो ये R इस पे जाएगी और VL यहाँ पे था तो VL क्या होता है, IXL। XL कौन सी एक्सेस पे जाएगी, इस एक्सेस पे जाएगी। और यहाँ इसी तरह से ये R को बता रहा है तो ये भी क्या होगी, R ही होगी। और ये जो है XL को बता रहा है तो ये भी क्या होगी, XL ही होगी। और इनका जो ये है वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसको हम नाम दे देंगे इंपीडेंस Z। कौन से सर्किट की, RL सर्किट की। तो ये कौन सा डायग्राम है, इंपीडेंस डायग्राम। सो फर्स्टली आप ये नोट करिए, फिर आगे करते हैं इसको सोल्व। नोट डाउन, नोट करिए। नोट कर लिया तो ये इसको रफ कर रहा हूं मैं।
ये थ्योरी नोट कर ली। देखो ये इम्पीडेंस डायग्राम है, ये जो इम्पीडेंस है, अच्छा इसमें एरो ये और लगाओ, एरो ऐसे, ये इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी वो यहां लिखूंगा मैं, ये बोल रहा हूं मैं इम्पीडेंस है Z, कौन से सर्किट की, RL सर्किट की, इसलिए यहां RL लगा दिया। अब देखो यहां पे हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें तो यहां से निकाल सकते हैं, यहां VR है और यहां VL है। यदि हम इनको वेक्टर क्रिएट करें, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह से हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है। जब आपके पास में दो क्वांटिटी हो, एक A हो दूसरी B हो, दोनों के बीच एंगल 90 हो, तो रिजल्टेंट कैसे आता था, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो आपने ये जो किया था इसको मैं कर रहा हूं, ये सर्किट तो काम आएगा, ये आप नोट करिए इतना। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे, मैं ये जो है ये अभी बता रहा हूं आपको रफली कैलकुलेशन यहाँ पे, कि दो क्वांटिटी हैं और उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, उनका रिजल्टेंट निकालते थे A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच कितना है, 90, और उसका स्क्वायर रूट, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती थी और ये आता था A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। तो एग्जैक्टली VR और VL का रिजल्टेंट क्या है, VRL है, उसको हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहां इसके बाद में इसी डायग्राम से कैलकुलेट हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या होगा, VRL इज इक्वल्स टू, देखो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और VR को क्या लिख सकते हैं आप, IR लिख सकते हैं, ये VL है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो। तो जैसे ही यहां रखेंगे VRL इज इक्वल्स टू, ये देखो क्या होगा, VR की जगह पे IR उसका स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, VL की जगह क्या लिख सकते हैं, IXL का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे आप तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आ जाएगा, देखो I²R² प्लस I²XL² का स्क्वायर रूट। ये I² को बाहर लेंगे तो ये I बनेगा और ये होगा R² प्लस XL²। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां ये रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया आपके पास। इंपीडेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। ये डायग्राम तो आपने बनाई लिए दोनों, अब इसमें कुछ जो वैल्यू आती जाएंगे वो लिखते जाएंगे। हमने बात की थी किसकी, इंपीडेंस की। यदि इसी सर्किट का हमें इंपीडेंस निकालना हो, इंपीडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से सर्किट का है ये है RL सर्किट का, इसलिए हम लगा देते हैं ZRL। इस सर्किट की जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। करंट तो क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज कौन सा ले, VR लें या VL लें, नहीं, ना ही VR ना ही VL, उनका कौन सा वोल्टेज लिया जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज। करंट रिजल्टेंट नहीं लेंगे क्या, करंट तो एक ही है तो उसका रिजल्टेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सेम है ना करंट दोनों में। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में ZRL इज इक्वल्स टू, VR की वैल्यू क्या है आपके पास में, I इंटू R² प्लस XL² है। अब डिवाइडेड बाय क्या, I, ये I से I कैंसिल हो जाएगा, इंपीडेंस आ जाएगी क्या, R² प्लस XL² का रूट। यानी ये जो वैल्यू है ZRL की, ये इंपीडेंस डायग्राम में यहां हम क्या कर सकते हैं, ZL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL² ये लिख सकते हैं।
और एक्सएल की वैल्यू आपको पता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, है ना। तो जेड आर एल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये सर्किट की क्या होगी, इंपीडेंस होगी। इस सर्किट में अभी मैंने फेजर डायग्राम बनाया था, उसमें मैं रीड्रॉ करता हूं यार रफली, कि यहाँ पे आपको बताया था क्या था, VL था, और यहाँ पे क्या आया था आपके पास में, I भी यहीं था और VR भी यहीं पे था, और इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज था VRL वो ये था, ये VRL था। तो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट के आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, करंट कहाँ है, करंट ये देखिए आप, ये करंट है, इस लाइन पे करंट है, और रिजल्टेंट वोल्टेज ये है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, इसका मतलब करंट क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो आरएल सर्किट में करंट पीछे चलता है या आगे, देखो वोल्टेज आगे है और रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ है ना, और करंट कहाँ है, पीछे है। तो फेजर डायग्राम से ये भी क्लियर हो रहा है, वेक्टर डायग्राम से ये भी क्लियर हो रहा है कि क्या ये जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है और करंट फाई क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फर्स्टली इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करिए, फाई की वैल्यू ये नोट नहीं, ये तो पहले कर चुके आप, ये नोट करिए। अब देखो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है। यानी एक तो ये क्लियर हो रहा है कि जो करंट है वो लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, फाई लैग कर रहा है। तो यहां कह सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर, ये क्लियर है दैट करंट इज क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है करंट, तो ये नहीं इस लाइन पे तो है करंट इज लैगिंग, कितना लैग कर रहा है, बाय फाई फ्रॉम वोल्टेज, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, फाई लैग कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ द करंट क्या होगी, सबसे पहले करंट का मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है, फिर साइन, फिर पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, कितना, फाई, तो ओमेगा टी माइनस फाई, ये करंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब बात आती है फाई की, कितना पीछे चल रहा है करंट, वो फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू यहां से भी निकाली जा सकती है और यहां से भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। फाई की वैल्यू आप वहां से निकाल लो, चाहे tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये VL है तो ये भी क्या होगा, VL, और बेस क्या है, VR, VL अपॉन VR, या VL को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL, और VR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। तो tan फाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, XL अपॉन R। जब XL अपॉन R आएगी तो यहां आप फाई को क्या लिख सकेंगे, और XL को चाहे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो ये वैल्यू है, ये आप साथ साथ नोट करिए, इसको नोट करिए। देखो ये जो वैल्यू है, यहां पे फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी tan इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R। ये फाई फेज डिफरेंस है रिजल्टिंग वोल्टेज और करंट के बीच। मैं करंट रिजल्टेंट नहीं कह रहा क्योंकि करंट सीरीज में दोनों में क्या है, सेम है। वोल्टेज रिजल्टेंट क्यों लिया आपने, क्योंकि दोनों में वोल्टेज क्या थे, अलग अलग थे, एक का VR था और दूसरे का VL, तो उनका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या था, VRL था। अब देखो यदि हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें इसका AC वोल्टेज देख के वेवफॉर्म देखें, तो देखो ये नोट कर लिया। अब डायग्राम से इसको वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट करें इसको, तो आप ये देखिए, ये मैंने बना लिया पहले क्या, वोल्टेज बना लिया इस पे, ये इस तरह से, और बाद में मैं बना रहा हूं क्या, करंट। करंट कितना पीछे चल रहा है वोल्टेज से, फाई पीछे चल रहा है,
तो ये जो है फाई पीछे दिखाने के, आगे दिखाने के लिए ऊपर से और पीछे दिखाने के लिए यहाँ नीचे से, कितना पीछे चल रहा है, फाई पीछे चल रहा है ये। तो ये एंगल कितना, यहां से यहां का फाई है ये ध्यान रखो। ये बाद में करंट ने यहां चलना शुरू किया, फाई बाद में, ये जो देख रहे हैं कितना बाद में चल रहा है करंट, फाई बाद में चल रहा है ये। अच्छा, इस एक्सिस पे जो ले रहे हैं आप, ये इस एक्सिस पे क्या है, टाइम या एंगल ओमेगा टी की वैल्यू भी कह सकते हैं आप, ये टी है। और इस एक्सिस पे या तो v और I, ये जो ब्लैक पेन से मैंने दिखाया है वो क्या है, वोल्टेज है क्या, Vm sin ओमेगा टी। और ये करंट कितना बाद में चल रहा है रेड पेन से, और आप डॉट से दिखाएंगे जो ये क्या है, करंट है। और ये करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल्स टू आई एम साइन, कितना बाद में चला, फाइव बाद में, यहां से यहां का एंगल कितना, फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये इसका क्या हो गया, एसी वोल्टेज इन आरएल, एसी वोल्टेज इन आरएल। अब हम बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की, क्लियर है। अब देखो फेजर डायग्राम बनाने के लिए इसको साथ साथ आप नोट करिए। फेजर डायग्राम के लिए आपको ये तो पता है कि करंट से रेजिस्टर का वोल्टेज तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और इंडक्टर का वोल्टेज यानी VL 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी वोल्टेज 90 आगे चलता है और करंट 90 पीछे चलता है। आप ये देखें, ये आपके पास में जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। ये आपने कह दिया एक्स एक्सिस है, और ये आपने मान लिया कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस तरह से, है ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मान लिया आपने। अब देखो यहां पे ये ओरिजिन हो गया। अब मैं ये कहूं किसी टाइम वोल्टेज यदि रेजिस्टर का यहां है, करंट यहां है तो रेजिस्टर का वोल्टेज VR भी यहां होगा, करंट यहां है तो VR भी यहां होगा। जैसे मान लो किसी टाइम पे करंट यहां पर आ गया, करंट कहां पर है, यहां पे है, तो VR का वोल्टेज भी कहां पे होगा, यहां पे होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज में कितना एंगल बताया था, 0। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। यदि करंट यहां पे लिया आपने तो वोल्टेज भी कहां पे लिया जाएगा, यहां पे ही लिया जाएगा। ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं एरो से, तो ये VR यहीं पे आएगा। ये कितने टाइम बाद में, ओमेगा टी टाइम बाद में। ये देखो करंट यहां आ गया तो वोल्टेज भी यहां आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है, फेज डिफरेंस 0, तो दोनों एक ही लाइन पे आए। लेकिन VL है वो आगे चलता है, क्योंकि करंट 90 पीछे, करंट 90 पीछे, तो इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, 90 आगे, यानी 90 आगे मतलब इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा। तो ये जो बना रहा हूं ये लाइन में, ये किसके लिए बना रहा हूं, VL के लिए बना रहा हूं, कि VL का वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज, इसके साथ में करंट के साथ में कितना एंगल बनाता है, 90 एंगल बनाता है। यानी ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, π/2 है। ये समझे या नहीं समझे, ये वाला जो एंगल है वो कितना बताया, π/2 है। अब 90 है, π/2 का मतलब ये कौन सा वोल्टेज है, VL। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री का। 90 करंट पीछे चलता है, तो करंट पीछे ही तो है, और वोल्टेज आगे चलता है, वोल्टेज आगे इस डायरेक्शन में आगे और इस डायरेक्शन में पीछे बोला जाएगा। अब देखो हम बात करें इनका रिजल्टेंट वोल्टेज कहां होगा, रिजल्टेंट बताने के लिए ये VR है, तो इसके आप पैरेलल में यदि लाइन बनाते हो तो वो लाइन क्या होगी, VR होगी। भाई ये VR है तो इसके पैरेलल में मैंने लाइन बना ली इस तरह से, तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, VR को। और ये यदि VL है तो इसके पैरेलल में मैंने लाइन बना ली ये VR, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, VR को, और ये VL को। और इसका जो डायगोनल है
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज को, वी आर और वी एल के। तो मैं ये जो डायगोनल बना रहा हूं यहाँ पे, ये वाला, ये डायगोनल, ये जो है डायगोनल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके रिजल्टेंट वोल्टेज को, और इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, वी आर एल। ये क्या है, वी आर एल। ये क्लियर हो गया। तो ये क्या था, वी आर, ये था वी एल, और ये जो डायगोनल है वो क्या है, वी आर एल है। अब आप देखें रिजल्टेंट वोल्टेज और ये करंट तो एक ही है इस लाइन पे, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। इनके बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इस एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है, फेज डिफरेंस यानी फाई, जिसकी वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की थी। तो ये इसका कौन सा डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम। इसको आगे चाहे आप एक्सेस को आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे इस एक्सेस को इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं हम। ये कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस, और ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट, आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम। नोट कर लीजिए, इसको भी बना लीजिए, फिर आरसी सीरीज सर्किट की बात करते हैं। नोट करिए, नोट कर लिया आपने। तो देखिए अब हम बात करेंगे आरसी सीरीज सर्किट की। आरसी सीरीज सर्किट वो होगा जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हों, उस सर्किट को हम बोलेंगे आरसी सीरीज सर्किट। क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं कौन से सर्किट की, आरसी सीरीज सर्किट की। आरसी सीरीज सर्किट आप साथ साथ नोट करते जाएं। कंसिडर ए रेजिस्टर, क्या कंसिडर करना है, कंसिडर ए रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड ए कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, ये ऐसे, कंसिडर ए रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी are connected in series with an AC voltage source as shown in circuit diagram। क्या लिखा आपने, consider a resistor having resistance R and capacitor having capacitance C are connected in series with an AC voltage source। और इस AC voltage source की इक्वेशन मान लें वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब देखो यहां इसके अक्रॉस सीरीज में करंट क्या होगा, सेम होगा, और यहां इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आप क्या मान लें, वी आर मान लें, और यहां का जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, उसको क्या मान लें आप, वी सी मान लें। यही है ना। तो हम साथ में कह देते हैं लेट वी आर इज द, आगे लिखेंगे लेट वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्लियर है। क्या लिखा आपने, लेट वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्लियर है। अब ये लिखने के बाद में आप देखो यहां पे कि द फेज डिफरेंस between current and VR is 0 and phase difference between current and VC is 90। अरे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या चलता है, 90 एंगल पे चलता है। कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 होता है। कैपेसिटर में करंट आगे चलता है 90, और इंडक्टर में जस्ट उल्टा होता था, इंडक्टर में करंट पीछे चलता था, वोल्टेज आगे चलता था। क्लियर। रेजिस्टर में दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद में देखो वी आर को आप क्या लिखेंगे, आई इंटू जेड, और जेड की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, आर। ये आर और ये आर अलग अलग है, ऐसे नहीं है कि ऐसे लिख दे वी आर, नहीं, वी और ये आर ऐसे है, और ये है आई इंटू आर, ये मल्टीप्लाई में। ये वी आर का मतलब है रेजिस्टर का वोल्टेज है।
वोल्टेज का फॉर्मूला यही बताया था I इंटू जेड, और जेड रेजिस्टर के लिए क्या पढ़ा था बेसिक क्लास में, R होता है। और VC आप देखो V का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू जेड, और कैपेसिटर का वोल्टेज होगा करंट इंटू कैपेसिटर का इंपीडेंस। कैपेसिटर के इंपीडेंस को XC बोलते हैं और इंडक्टर के इंपीडेंस को क्या बोलते थे, XL। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, ये होगा I इंटू XC, ये C है। अब देखो ये बात समझ में आई। अब साथ साथ में मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूं कि यहाँ यदि आप कहें वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। यदि यहाँ पे आपने करंट दिखाया है तो रेजिस्टर का वोल्टेज भी इसी लाइन पे आएगा, यानी इसी लाइन पे दिखा दो या इसके पैरेलल दिखाने का मतलब है इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का होता है, 0। और यहाँ इन दोनों के बीच कितने का होता है, 90 का होता है। करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज क्या चलता है, पीछे चलता है, VC। ये वोल्टेज पीछे और ये करंट आगे। उसमें इंडक्टर वाले में अभी जो हमने पढ़ा था उसमें यहाँ पे करंट लिया था और यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि उसमें वोल्टेज आगे चल रहा था और करंट पीछे। और कैपेसिटर में करंट आगे चलता है 90। तो कैसे याद रखेंगे, C फॉर कैपेसिटर एंड C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट आगे चलेगा, कितना आगे चल रहा है, π/2 रेडियन या कह दो 90 डिग्री। ये बात क्लियर है। अब देखो ये बात क्लियर होने के बाद में अब हम इसका क्या बना लेते हैं, फेजर डायग्राम बना लेते हैं, वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। वेक्टर डायग्राम बनाने से पहले कुछ बातें हम लिख लेते हैं, है ना। लेट ये लिख लेते हैं, लेट VRC, VR और VC का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, VRC। लेट VRC, हाँ ये भी ऐसे नहीं लिखना, VRC ऐसे नहीं लिखना, ये कैसे लिख रहे हैं आप, VRC ऐसे। लेट VRC इज द रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। अच्छा, अब यहां पे हम ये दिखाएं फेजर डायग्राम में। सबसे पहले जैसे हमने यहां पे बना लिया क्या, करंट, इस लाइन पे मैंने करंट बना लिया। करंट के साथ में VR कितना एंगल बनाता है, 0। तो इसी लाइन पे क्या बना लिया, VR बना लिया, ये VR है और कितना एंगल बना रहा है, 0, इसी लाइन पे है करंट के साथ में ही। और आप देख रहे हैं वोल्टेज है वो करंट से 90 पीछे चल रहा है, उसमें आगे चल रहा था और इसमें पीछे, वोल्टेज पीछे। तो वोल्टेज उसमें इधर बनाया था और इसमें किधर बनेगा, नीचे, क्योंकि वोल्टेज पीछे चल रहा और उसमें वोल्टेज आगे चल रहा था। तो वोल्टेज बनाया आपने ये पीछे चलेगा, कितना वोल्टेज बनाया, VC। अब इनका रिजल्टेंट वोल्टेज किधर बनेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज बनाने के लिए देखो ये हम ये मान लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, ये एंगल तो क्लियर है, कितना हुआ, 90 होगा। VR और VC के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 होगा। अब देखिए इसके पैरेलल में हम एक लाइन बना लें और इसके पैरेलल में हम एक लाइन बना लें, तो ये लाइन किसको बताएगी, ये VC है तो ये लाइन भी क्या होगी, VC। और ये लाइन VR है तो ये लाइन भी क्या होगी, VR। और इसका जो डायगोनल है वो किसको बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। VR और VC का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। ये इसको हम नाम दे देते हैं क्या, VRC, यानी VR और VC का रिजल्टेंट वोल्टेज। और रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इसके साथ में जो एंगल बना रहा है वो एंगल ये बनेगा, उस एंगल को हम बोल देते हैं क्या है, फाई। ये एंगल फाई, ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, ये तो एंगल है। और ये रिजल्टेंट वोल्टेज कितना माना आपने, VRC। अब इस रिजल्टेंट वोल्टेज को हम वेक्टर्स की हेल्प से, हालांकि फिर बोल रहा हूं मैं कि जो वोल्टेज है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल होने के कारण इसका जो सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट है, हम वेक्टर्स लॉज की हेल्प से ही निकाल रहे हैं। देखो VR और VC के बीच में एंगल 90 होने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट वोल्टेज।
वो होगा, ये डायग्राम समझ गए ना, यहाँ साथ ही मैं बना देता हूं दूसरा। इस डायग्राम को हम बोलेंगे कौन सा डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये, वेक्टर डायग्राम। एक साथ में मैं बना देता हूं ऐसा ही, कौन सा डायग्राम, इंपीडेंस डायग्राम। भाई वी आर इस पे आ रहा है तो आई आर इसी पे जाएगा ना, वी आर इस पे आ रहा है, इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे, तो आर भी इसी पे जाएगा। भाई वी आर क्या होता है, आई आर, जिस लाइन पे वी आर है उसी लाइन पे क्या जाएगा, आर जाएगा, क्योंकि करंट तो दोनों में क्या है, सेम है, तो आर इसी लाइन पे जाएगा। और जिस लाइन पे वीसी जा रहा है उसी लाइन पे क्या जाएगा, एक्ससी जाएगा, तो ये एक्ससी इसी लाइन पे जाएगा, ये एक्ससी। इंपीडेंस डायग्राम बना रहे हैं। अब ये आर है तो ये वाला आर होगा, और ये एक्ससी है तो ये वाला भी क्या होगा, एक्ससी होगा। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90, और ये इनका रिजल्टेंट इंपीडेंस होगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ZRC। इसकी वैल्यू यहां लिखेंगे हम, कैलकुलेट करके, ये इन दोनों की क्या होगी, रिजल्टेंट इंपीडेंस। तो ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये कौन सा डायग्राम है, इंपीडेंस डायग्राम, इंपीडेंस डायग्राम है। अब देखो यहां से फिर से देखिए, आप क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज VRC का, वो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, उसको मैं कह दूं VRC इज इक्वल्स टू होगा VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस 2VR VC cos 90। वो लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां से VR को हम क्या लिख सकते हैं, VR की वैल्यू होती है I इंटू आर, तो ये हो जाएगा I इंटू आर का स्क्वायर, प्लस VC की वैल्यू क्या होती है, I इंटू XC, तो इसको आप लिख सकेंगे I इंटू XC का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये बात क्लियर है। अब ये बात क्लियर हो गई तो देखो, ये कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं, अभी इस साइड को रफ करते हुए यही कैलकुलेशन जो आप ये देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन मैं इस साइड में कर रहा हूं। इस सर्किट का तो कोई यूज नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास में, ये VRC की वैल्यू आ गई, और VRC है वो आ जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर का स्क्वायर रूट। या I को बाहर ले लेंगे, I स्क्वायर को कॉमन लेके I हो जाएगा, और ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, यदि इंपीडेंस, इंपीडेंस है, इंपीडेंस कौन से सर्किट की, आरसी सर्किट की, तो Z, और यहां क्या बोल देते हैं उसको, आरसी बोल देते हैं, आरसी सर्किट की इंपीडेंस Z, और आरसी सर्किट की है इसलिए आरसी लगा दिया। इंपीडेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज कौन सा लें, VR लें या VC लें या VRC, VRC लें, क्योंकि ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। करंट तो क्या है, सेम ही होता है सीरीज में, तो ये लिख दिया। अब देखो VRC की वैल्यू ये आपके पास में है, यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I, और I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो ZRC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट। अब ये इंपीडेंस, और फाइनली हम लिख सकेंगे ZRC इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू लास्ट क्लास में बताई थी, क्या होती है XC की वैल्यू, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। ये XC ऐसे ही तो है, ये C, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वैल्यू रखते ही देखिए आपके पास में ये होगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बात समझ में आ गई। ये इसकी आ गई है इंपीडेंस, है ना, आरसी सर्किट की इंपीडेंस ये आ गई है। तो इसकी वैल्यू मैं ये रख दूं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आपके पास में है ये मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू यहां लिखी है इसकी।
अब देखो फेजर डायग्राम से ये भी क्लियर हो रहा है कि जो यहाँ पे करंट आगे चल रहा है वोल्टेज, कौन आगे चल रहा है, करंट, इससे आगे चल रहा है वोल्टेज से, कितने एंगल, 5। तो ये नोट कर लिया, तो मैं यहाँ ये लिख देता हूं कि डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है करंट लीड कर रहा है, कितना लीड का मतलब आगे चलना, कितना आगे चल रहा है, 5। लैग का मतलब होता है पीछे और लीड का मतलब होता है आगे। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो आप यहां से ये देखें कि फेजर डायग्राम से ये भी क्लियर हो रहा है कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज क्लियर, फ्रॉम द डायग्राम it is clear that current is lead कर रहा है, आगे चल रहा है by phi from the voltage. So the equation of current, so the equation of current की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I is equals to Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगी, है ना, क्योंकि फाई क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। अब फाई की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं चाहे तो, और यहां से भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। तो अगेन देखो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये BC है तो ये भी क्या होगा BC, और ये क्या है BR, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये BR ही तो है, ये वाली लाइन BR तो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन BR, और BC को क्या लिख सकते हैं, IXC आया था, और BR को क्या लिख सकते हैं, IR। तो tan फाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, XC अपॉन R, और XC को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा C, और R ये है ही, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां से जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी फाई की, वो कितनी आएगी, tan इनवर्स XC अपॉन R, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से फाई की। वो फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। यदि हम वेवफॉर्म बनाना चाहें तो वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ करंट क्या चल रहा है, आगे चल रहा है वोल्टेज से। सो इसको नोट करिए, फिर अपन बात करते हैं वेवफॉर्म की, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए बात करते हैं वेवफॉर्म की, कि वेवफॉर्म है वो किस तरह से बनाएंगे। यानी वेवफॉर्म में करंट को फाई आगे चलते हुए दिखाना है। तो अब बना लेते हम वेवफॉर्म, और फिर बना लेते हैं इसका फेजर डायग्राम। वेवफॉर्म बनाएंगे, देखो वेवफॉर्म बनाने के लिए फर्स्टली आप क्या बना लें, वोल्टेज वेवफॉर्म बना लें। ये आप ले इस तरह से, और ये इस एक्सिस पे या तो वोल्टेज लिया जाएगा या फिर क्या लिया जाएगा, करंट। जैसे मैंने ये वेवफॉर्म बना ली, कौन सी वेवफॉर्म है, वोल्टेज वेवफॉर्म। यहाँ पे लिख देता हूं V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट इससे पीछे चल रहा था या आगे, करंट है इस रिजल्टिंग वोल्टेज से आगे चलता, फाई आगे, यानी फाई आगे दिखाना आपको, तो पीछे दिखा रहे थे तो यहां से शुरू कर रहे थे, आगे दिखाना है तो यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू कर दीजिए, है ना। कितना आगे दिखा रहे हैं आप, ये देखिए आप कितना आगे दिखा रहे हैं, ये आगे दिखाया आपने कितना, ये डॉट डॉट से, है ना। दोनों की स्पीड तो क्या है, सेम है। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये किसकी हो जाएगी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आगे चल रहा है, ये यहां नहीं लिख रहा तो यहां लिख देता हूं। करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 5 आगे चल रहा है। ये एंगल है यहां से यहां का, वो कितना फाई है, ये फाई पहले से चल रहा है,
ये जब 0 पे था तब ये कहां पे था, मैक्सिमम पे था, और यहां इस एक्सेस पे क्या लिया जाएगा, टी, टाइम लिया जाएगा। तो ये क्या है इसका आरएल डायग्राम, एसी वोल्टेज ऑफ आरसी डायग्राम, एसी वोल्टेज इन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में एसी वोल्टेज और करंट देखा आपने। अब हम बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की, ये नोट कर लेंगे आप। अब बात करते हैं इसका फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम में सबसे पहले आप ये बना लें कि आपके पास में ये लाइन इस तरह से, ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट करते हुए बना लें, और जिस लाइन पे करंट, ये लाइन मत बनाएं, चाहे एक बार आप क्या बना लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई नेगेटिव है और ये ऊपर वाई पॉजिटिव है। अब आप ये देखें यहां पर कि यदि करंट यहां पे था तो वोल्टेज वीआर भी यहां पे था, और करंट यदि यहां आ गया, यदि यहां बना लेते हैं आप, किसी टाइम करंट को यहां बना लेते हैं, मैंने करंट को कहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया, या करंट को कहां, जैसे मान लीजिए मैंने वोल्टेज को दिखा दिया, यहां दिखा दिया, तो आप सोच के देखें कि करंट को किधर दिखाएंगे। ये क्लियर है कि मैंने कहा कि हमने क्या दिखाया, यहां पे करंट को दिखा दिया, जैसे मान लो करंट को यहां दिखा दिया, यहां बना लिया, करंट को यहां बना लिया, तो हमारा जो वोल्टेज है वो भी कहां बनेगा, वीआर, वो भी इसी लाइन पे बनेगा, वीआर तो यहां पे बन जाएगा। लेकिन वीसी है वो करंट से क्या चलेगा, पीछे चलेगा। ये वीआर भी देखो, करंट यहां आ गया ओमेगा टी पर, करंट आ गया यहां पे। अब करंट यहां आ गया तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से किधर चलता है, पीछे चलता है, और उसको पीछे चलते हुए दिखाएंगे आप, तो पीछे चलते हुए कहां दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा 90 पीछे। करंट ये था और ये एंगल कितना बनाते हुए, 90 एंगल बनाते हुए इस लाइन पे कौन आ जाएगा, वीसी आ जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन बना लेंगे, इसके पैरेलल में हमने एक लाइन बना ली है। अब ये लाइन जो है, ये लाइन, ये तो एक्सिस था, ये लाइन यदि आप वीआर ले रहे हैं तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, वीआर को। और इसी तरह से ये आप देख रहे हैं, ये तो आई था ही, और ये इसी पे क्या था, वीआर भी था, इसी पे वीआर था। अब ये वीसी है तो ये वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वीसी को। ये जो देख रहे हैं ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, वीसी को। ये वीसी हो गया, ये वीआर था तो ये वीआर हो गया, ये बात भी समझ में आ गई, ये वीआर हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट है, ये जो डायगोनल है इसका, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को, डायगोनल ये वाला है ना, ये जो डायगोनल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। और रिजल्टेंट को मैं नाम दे देता हूं क्या, वी आर सी, रिजल्टेंट वोल्टेज ये होगा। तो इस तरह से ये फेजर डायग्राम होगा। यहां इस लाइन पे आपने क्या बनाया है, देखिए फिर से इस लाइन पे बनाया आपने वी आर, ये जो एरो बना रखा है ये किसके लिए बना रखा है, वीआर के लिए। और ये वीआर है तो ये भी क्या हुआ, वीआर। ये वीसी है तो इसके पैरेलल में क्या हुआ, वीसी। और इसका जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वीआर सी को। तो ये क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम। ये वाई है, ये हो जाएगा फेजर डायग्राम, है ना। नोट करिए इसको, ये हो गया, ये है एक्स एक्सिस आपका, और ये क्या है, वीसी है। और ये एंगल आप जान गए होंगे, ये वाला जो एंगल है जो ब्लू पेन से लिखा है वो कितना है, पाई/2। पाई/2 पीछे कौन चल रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से। और ये जो एंगल है दोनों के बीच में, कौन से वाला एंगल, करंट, रिजल्टेंट करंट कहाँ है, यहां है, और वोल्टेज ये है। ये जो एंगल है
ये एंगल आपका है फाई है। और ओमेगा टी कौन सा एंगल है? ओमेगा टी एंगल ये वाला एंगल है जो ब्लैक से लिख रखा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना था? ओमेगा टी था। तो इस तरह से ये इसका क्या है? फेजर डायग्राम। यहाँ पे ये क्लियर हो रहा आपको कि करंट आगे चल रहा है। देखो रिजल्टेंट वोल्टेज ये है और रिजल्टेंट वोल्टेज से करंट क्या चल रहा है? आगे चल रहा है। तो नोट करिए इसको, फेजर डायग्राम को नोट कर लीजिए।